हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज थ्योरम कर चुके थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर चुके थे, वेंचुरी मीटर कर चुके थे। अब मैं थोड़ा सा जो है ना बर्नौलीज थ्योरम पर वो बातें करूंगा। तो देखिए बर्नौलीज थ्योरम जो थी ना, बेसिकली कंसीडर दी बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम जो थी उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम थी P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए अगर हम इस थ्योरम को अच्छी तरह से देखें तो इसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर P कम हो, इफ एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इफ एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, देखिए काफी सारी चीजें पकड़ में आएंगी एक साथ ही हमारे को। if at same horizontal level pressure is more then velocity will be less, pressure is less then velocity will be more. It is very clear from the equation itself. आप h को कांस्टेंट मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल लेवल अगर सेम हो तो h कांस्टेंट है। तो अब आपका p अगर कम होगा तो v ज्यादा होगा, v ज्यादा होगा तो p कम होगा। it means if flow is speedy, if flow is speedy then pressure will be less. If flow is slow, then pressure is more. Yes, जहां स्लो प्रेशर फ्लो होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। आप बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो ये आपकी एक ट्यूब है, अब सपोज इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। नेचुरल है कि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो भाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इसका मतलब होता है v प्रोपोर्शनल टू 1/a। जहां एरिया ज्यादा होगा, जहां पाइप ज्यादा चौड़ा होगा, वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, है ना? यस, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। ये जो है बर्नौलीज थ्योरम का ये आउटपुट है, ये रिजल्ट है। देखिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो यूज होता है हमारी लाइफ में, बहुत सारे यूजेज हैं इसके। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर। देखिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर में इसका बहुत यूज होता है। कैसे? जब एयरक्राफ्ट फ्लो होता है, ऊपर की तरफ उठता है, उस समय हम क्या करते हैं एयरक्राफ्ट में कि जो विंग्स होते हैं ना, उसके ऊपर एयर का फ्लो तेज कर दिया जाता है। आर्टिफिशियली एयर का फ्लो क्या कर दिया जाता है? तेज कर दिया जाता है विंग्स के ऊपर। अब विंग्स के ऊपर एयर का फ्लो तेज कर दिया, तो एयर का फ्लो तेज कर दिया यानी वेलोसिटी तेज कर दी। अब वेलोसिटी तेज हो गई तो प्रेशर कम हो गया। नीचे एयर की वेलोसिटी होती नहीं है, तो नीचे क्या होता है कि विंग्स, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट है उसके विंग्स हैं, ऊपर तो एयर वेलोसिटी फास्ट होती है, नीचे नहीं होती, इसलिए वहां प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। और प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होने के कारण वो एयरक्राफ्ट ऊपर उठ जाता है। इसके लिए यहाँ पे ये चीज काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज, है ना? हाँ, तो जब बहुत तेज आंधी आती है, या ये कहिए कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो जब है ना हमारे कई घरों पर जो है छप्पर लगे रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टीन शेड वगैरह होते हैं ना, शेड वगैरह होते हैं, थोड़ी कच्चे घर होते हैं, उनकी छतें टूट के भाग जाती हैं। हाँ, मतलब मैंने देखा कि कई बार जो है ना रूफ शेड जो कहते हैं वो यहाँ पे है, रूफ टॉप्स, वो उठ करके जो है ना 100-200 मीटर दूर जाके गिर जाते हैं। इवन आपने कई बार देखे होंगे कि साइन बोर्ड्स जो होते हैं, है ना, वो जब हवाएं तेज चलती हैं साइन बोर्ड्स उखड़ जाते हैं अपनी जगह से। इसके पीछे कारण पता क्या होता है कि जैसे साइन बोर्ड कहीं लगा हुआ है तो पीछे तो दीवार होती है, पीछे तो दीवार होती है, तो वहां हवा चलती नहीं है,
और 60 आगे हवा चलती है। जब हवा बहुत तेज चलती है तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है तो साइन बोर्ड उखड़ करके भाग जाता है। इसी तरीके से जो अपनी ये क्रिकेट होता है, क्रिकेट जो होता है उसमें स्पिनिंग बॉल्स फेंकते हैं। तो स्पिनिंग बॉल्स कैसे फेंकते हैं वो मैं बताता हूँ। स्पिनिंग बॉल्स जब फेंकते हैं तो बॉल्स को क्या करते हैं, वो घुमाते हैं। घुमाते हैं तो क्या होता है कि जब बॉल्स को घुमाते हैं तो नीचे जो होता है, नीचे ग्राउंड के साथ में जो पॉइंट होता है वहां वेलोसिटी कम होती है और ऊपर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखिए क्या होने वाला है। आपको कोई भी चीज़ को जब घुमाते हो आप, तो ये तो बहुत कॉमन बात है ना, ये तो हमने वहाँ भी पढ़ा, इसमें रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा कि जैसे ये बॉल इधर जा रही है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो नीचे क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि v माइनस ओमेगा होगा। नीचे तो वेलोसिटी v माइनस ओमेगा होगी, ऊपर वेलोसिटी v प्लस ओमेगा होगी। तो ये ऊपर जो है ना वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ऊपर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो बॉल फेंकता है ना क्रिकेटर, उसको वो थोड़ा स्विंग करके फेंकता है। स्विंग करके फेंकने से क्या होता है कि वो बॉल थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, जमीन से ऊपर उठ जाती है। और जो बैट्समैन होता है वो सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाता कि बॉल किधर आ रही है, किधर जा रही है। इसके अलावा कई कई स्विंग करने वाले होते हैं ना बॉलर्स, तो जो स्विंग बॉलर्स होते हैं वो बड़े ही कलाकार होते हैं। कोई कोई तो बॉल को जो है ना अप राउंड स्विंग करता है, जैसे ऐसे घुमाते हैं बॉल को। अच्छा, कोई लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। अब इसमें क्या पंगा होता है, जैसे बॉल को हमने फेंका, बॉलिंग करने वाला बॉलर है, अब बॉलर क्या कर रहा है, बॉल को ऐसे घुमा के फेंक रहा है, इस तरह से, इस तरह से। तब तो पता है क्या हुआ, उसने नीचे बॉटम में v माइनस ओमेगा हुआ, तो प्रेशर क्या हुआ, नीचे ज्यादा हुआ, ऊपर कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। तो बॉल जो है ना ऊपर की तरफ उछलती हुई जाएगी। बैट्समैन जो है आइडिया नहीं लगा पाता कि बॉल किधर आ रही है। राइट, नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, बॉलर और भी ज्यादा उस्ताद होता है, वो क्या करता है, बॉल को फेंकता है इस तरह से स्विंग करके फेंकता है, हॉरिजॉन्टल लेवल में या हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर। अब होता क्या है कि एक साइड में जिधर जा रही होती है, जैसे मान लो कि बॉल इधर जा रही है, बॉल इधर जा रही है, अब जा इधर रही है। अब उसने क्या किया कि स्विंग ऐसे कर दिया बॉल को, ध्यान देना, ध्यान देना, बॉल को ऐसे स्विंग कर दिया। अब ऐसे स्विंग कर दिया तो पता है क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी और ये ओमेगा और वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, तो उधर की तरफ जीरो हो जाएगी और इधर जो है दोनों सेम हो जाएंगे। इधर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी इधर वेलोसिटी, तो इधर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, इधर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से क्या होगा कि बॉल जो है ना वो इधर कम प्रेशर, उधर ज्यादा प्रेशर, बॉल इधर की तरफ चली जाएगी। हाँ, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर बॉलर है, वहां बैट्समैन है। अब बॉलर ने बॉल फेंकी, अब उसने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो फायदा क्या हुआ, प्रॉब्लम कि जैसे बॉल तो इधर जा रही है, अब वी ओमेगा आर इधर हो गया, तो इधर वेलोसिटी बहुत कम हो गई, इधर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे घूमने बॉल, सपोज बॉल इज गोइंग इन दैट वे, ऐसे, अब उसने ऐसे घुमा दिया बॉल, फेंकते टाइम फेंक रहा है, ऐसे घुमा दिया, तो अब ये ओमेगा आर इधर हो गया, तो यहाँ ओमेगा आर हो गया, तो वी माइनस ओमेगा आर इस साइड में, और उधर वी प्लस ओमेगा आर, यहाँ वी प्लस ओमेगा आर है, यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो इधर प्रेशर कम है, तो बॉल कम प्रेशर की तरफ चली जाएगी, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। और बॉलर जो है, वो जो बैट्समैन जो है, ही विल नॉट बी एबल टू असेस। हाँ, फिर जो है ना वहां पे बहुत एक्सपर्ट बॉलर, उसकी बैट्समैन की जरूरत पड़ती है कि भैया इससे कैसे निपटा जाए। स्विंग बॉलर से जो है ना निपटना बहुत मुश्किल होता है, इसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, है ना, इसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये पिंग पोंग बॉल जो होती है ना, पिंग पोंग बॉल आप देखते होंगे, ये बड़ा आप घर पे जा सकते हो, पिंग पोंग बॉल वाला काम। होता क्या है, आप एक ट्यूब लीजिए, जूस वाली ट्यूब आ जाती है, जिससे अपन स्ट्रॉ जो जूस पीते हैं, तो आप क्या करें, स्ट्रॉ को 90 डिग्री से मोड़ लेंगे, एल सेट बना लेंगे उसको, स्ट्रॉ को, है ना, और फिर इधर से फूंक मारें, उसके ऊपर एक वो टेबल टेनिस की हल्की सी बॉल रख दें, छोटी छोटी बॉल्स बाजार में मिलती भी हैं, वो एक टेबल पे एक उसके ऊपर रखें और इधर से फूंक मारें, तो वो बॉल जो है ना ऊपर उछलती है। ये मतलब, और इसके अलावा और भी है, क्या क्या होता है कि नीचे जो है ना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर जो है ना वो हवा निकलती है, वो निकलती है। एक चीज़ और भी होती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसका, कि ये बॉल्स जो होती है ना,
वो अलग अलग तरह से एक्शन करती है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, मेरे को थोड़ा सा मिस हो रहा है ना। अभी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है समझानी है आपको, कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर ये है ना, कार्ब्यूरेटर पर कई बार सवाल भी आता है। कार्ब्यूरेटर, देखिए कार्ब्यूरेटर जो है ये क्या होता है। कार्बोरेटर जो है ना, ये आपके जो ये टू व्हीलर्स होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह, इनमें जो पेट्रोल सप्लाई होती है, उस पेट्रोल सप्लाई के लिए एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है कार्बोरेटर, और बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। होता क्या है, एक पाइप है, उस पाइप में से एयर आती है, उस पाइप में से एयर आती है ना? और एयर आकर के फिर यहाँ पर उस एयर को थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया जाता है रास्ते को, और यहाँ पर एक छोटा सा डिबिया होता है। इस डिबिया में यहाँ से इसको पेट्रोल लाइन से जोड़ देते हैं, तो इसमें फ्यूल आ जाता है ना? फ्यूल आ जाता है, यहाँ से फ्यूल आता है पेट्रोल। जैसे मान लो आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसके इंजन के जस्ट पास में होता है, इंजन के जस्ट पास में होता है, यहाँ से ये फ्यूल आता है, इसमें पेट्रोल भरा रहता है, इसके अंदर पेट्रोल भरा रहता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक हल्की सी नीडल लगी रहती है, इसके अंदर नीडल लगी रहती है, ऐसे ही नीडल। अब क्या होता है कि यहाँ से जब ये एयर आती है बहुत तेज, यहाँ से एयर आती है, प्योर एयर, हवा में से जो एयर होती है ना, एयर एटमोस्फेयर की एयर आती है, यहाँ पे एक फैन लगा रहता है, फैन उसको सक करके भेजता है अंदर एयर को। अब यहाँ से एयर आती है, फिर ये अचानक से ये क्या हो गया, एरिया कम हो गया इसका, यहाँ से एयर की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज एयर स्पीड हो जाती है। एयर स्पीड बहुत तेज हो जाने से क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो गया, प्रेशर बहुत कम हो गया, तो ये जो पेट्रोल होता है ना, ये नीडल जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आकर के इसमें से ये फव्वारे के रूप में इट इज कमिंग लाइक शॉवर, तो पेट्रोल का फव्वारा छूटता है यहाँ से। पेट्रोल का जब शॉवर टाइप, जब पेट्रोल एक एटोमाइजर होता है, एक तरीके से एटोमाइज हो जाता है पेट्रोल, तो ये इसको एटोमाइजर भी बोलते हैं, और ये एटोमाइज हो जाता है पेट्रोल। अब यहाँ से पेट्रोल जो है ना, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जो है ये इंजन पर जाता है, तो इसको कहते हैं कार्बोरेटर। बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है ये, बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है। यहाँ से मिक्स हो जाता है एयर और पेट्रोल, वो इंजन में जाता है, फिर इंजन में जाकर के वो सिलेंडर के अंदर जाता है, सिलेंडर में बॉम्बार्डमेंट होता है, वहाँ से फिर इंजन चलता है। वो एक अलग मैटर है, वो आपको जो है ना पढ़ाएंगे सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा देंगे शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है ना बर्नौलीज थ्योरम का एक बातें हमने आपको बता दी। वेंचुरी मीटर मैंने कर लिया था, वेंचुरी मीटर एक बार दोबारा मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ कि क्या है कंसेप्ट, है ना। सिस्टम आपका यही है, सिस्टम आपका यही है। तो देखिए, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड फ्लो, इसके बारे में मैं एक बार और बात करूंगा, और उसके बारे में मैं पिटोट ट्यूब की बात भी करूंगा। पिटोट ट्यूब एक इंस्ट्रूमेंट है, वेंचुरी मीटर से ज्यादा इजी है, तो उससे वेलोसिटी पता कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अभी करते हैं, यस प्लीज। तो देखिए, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, देखिए बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट है, बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट है। होता क्या है कि जैसे ये बहुत बड़ी पाइपलाइन है, मान लो दूर से आ रही है। सबसे पहले मैं वेंचुरी मीटर पर बात करूंगा, जो कि मैं कर चुका हूँ एक बार, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेंचुरी मीटर पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए क्या है, ये एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है, तो बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, मुझे इसके अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी पता करनी है। तो होता क्या है मैं बताऊँ आपको, इंजीनियरिंग का एक मतलब कि सिस्टम है पूरा। जैसे मान लो बॉम्बे से कोई गैस लाइन आ रही है, या बॉम्बे से कोई फ्लूइड लाइन आ रही है, जैसे कई बार बांध से पानी छोड़ा जाता है, उसमें पानी का फ्लो होता है, अब वो उसकी वेलोसिटी पता करनी है। तो वेलोसिटी पता करने के लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं कि 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूरी पर, जैसे पाइपलाइन चली तो 20 किलोमीटर दूर जाकर के एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, फिर 20 किलोमीटर दूर जाकर एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, फिर मतलब ऐसे कुछ दूरी को तय कर लेते हैं, भाई इतने देर बाद हमें चेक करनी है स्पीड।
कि क्या फ्लो स्पीड है, मेंटेन है, कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है पाइपलाइन में। जैसे कहीं लीकेज हो जाएगा तो फिर फ्लो कम हो जाएगा, है ना। तो वो मेंटेन, अब ऐसे तो एक बात है ना, जैसे कोई पाइपलाइन जो है 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, अब पूरे 5,000 किलोमीटर को थोड़ी ना देखते रहेंगे दिन रात, तो वो क्या करते हैं, एक सिस्टम होता है पूरा, है ना। तो वो बीच बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एक्चुअल में, एक वेरिएबल थिकनेस का, वेरिएबल डायमीटर का पाइप होता है, वेरिएबल डायमीटर का पाइप। तो जैसे मान लो यहाँ पर उसको लगाया वेंचुरीमीटर को, तो वेंचुरीमीटर होता क्या है, वेंचुरीमीटर कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज होती है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि अगर वो चाहे तो इसको एकदम से दबा करके डायमीटर को छोटा कर देंगे, यहाँ पर डायमीटर को छोटा कर देंगे। अब अचानक से डायमीटर छोटा कर दिए, एक मतलब 10 सेकंड के लिए करते हैं, 10 सेकंड के लिए छोटा किया, फिर वापस कर देंगे उसको। अब जैसे ही वो छोटा किया तो क्या होता है, यहाँ स्पीड बहुत तेज हो जाती है ना। अब जैसे डायमीटर को यहाँ पे मान लो इन्होंने डायमीटर छोटा कर दिया, वो पहले से मेजर्ड होती है सारी वैल्यूज, है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो छोटा कर दिया तो यहाँ एक ट्यूब लगी रहती है जिसके अंदर ये लिक्विड आ जाता है। इसी तरीके की एक ट्यूब जो है ना यहाँ पहले लगी रहती है, उसमें भी लिक्विड रहता है, उसमें तो हमेशा ही रहता है, वो ट्यूब हमेशा लगी रहती है। जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ना जिस जगह, उस जगह यहाँ वाली ट्यूब तो हमेशा ही लगी रहती है। ये जो है ना वेंचुरीमीटर, इसको एकदम से यहाँ पे एक लीवर होता है, उस लीवर से दबा के एकदम से उसका डायमीटर रिड्यूस करके और ये वाली मेजर करते हैं वो एक्चुअल में। दिस हाइट इज इंपॉर्टेंट। ये हाइट तो पहले से उनको दिखती रहती है हमेशा, ये तो कोई इश्यू नहीं है। तो मान लीजिए ये हाइट तो आपका h1 है जो कि हमेशा ही दिखता रहता है। लेकिन ये इसको एक बार करके और 10-15 सेकंड तक इसको रखते हैं आराम से, हाँ कोई जल्दबाजी नहीं करते, और जो है यहाँ पर इसकी ये वाली हाइट मेजर करते हैं। दिस कम्स टू बी h2। इसका एरिया पहले से पता होता है, इसका एरिया मेजर्ड होता है a1 a2। अब हमें a1 निकालना है, मान लीजिए यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि वहां की तो निकालनी नहीं होती हमें वेलोसिटी, यहाँ की निकालनी होती है ना। अब देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ये है p अपॉन रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इट इज इक्वल टू p1, ये p2 अपॉन रो जी प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका फॉर्मूला होता है। x सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है ना। अब देखो क्या होने वाला है, मैं 1/2g को कॉमन ले लेता हूँ और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे हमने लिखा उधर p2 माइनस p1 अपॉन रो जी आ जाएगा। आप चेक करिए एक बात, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, है ना। इसको हमें v1 पता करना है जी, हमारा एम जो है वो v1 है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये तो आपका एक काम हो गया, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 होगी आपकी v1 a1 इक्वल टू v2 a2। अब देखिए हमारा जो पर्पज है वो v1 पता करना है, तो हम यहाँ से v2 निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, है ना। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम v2 निकाल देते हैं, तो v2 इज v1 a1 अपॉन a2, ये आता है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, आप जरा चेक करेंगे, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन दिस इक्वेशन 1। सो प्लीज लुक over here very carefully। 1 upon twice g v1 square minus v1 square a1 square a2 square, it is what p2 minus p1 है ना, p2 minus p1 अपॉन रो जी। अब देखिए p2 minus p1 है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा p2 minus p1, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस h1 माइनस h2 रो जी अपॉन रो जी। अब इस कंसेप्ट को पकड़िए जरा कि ये क्या है, ये पता है क्या है, h1 माइनस h2, तो इस माइनस को हम यहाँ पे करेंगे तो देखना जरा 1/2g, v1 स्क्वायर हमने यहाँ निकाल दिया 1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, और ये आपका आ गया है माइनस h1 माइनस h2। h1 माइनस h2 को कई बार हम h भी लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी लिख लेंगे इसको रो जी, बस ये खत्म, बात खत्म। अब देखिए आप यहाँ पे मैं v1 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ,
आप देखना जरा, V1 मैं लिख रहा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस G H1 माइनस H2 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। आप चेक करिए, ये आपका ट्वाइस G, हाँ ये मतलब क्या आया है बेसिकली, ये आपका जो है ना वेंचुरीमीटर, आपकी वेलोसिटी ऑफ पाइपलाइन आ गई है, V1 आ गया है। आप चाहो V1 निकालो, आप चाहो V2 निकालो। कभी कभी हम इस H1 माइनस H2 को केवल H भी लिख देते हैं, अगर आप H लिखेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस ट्वाइस GH, है ना, हाँ ट्वाइस GH और A1 स्क्वायर माइनस A2, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। एक बार जरा चेक करते हैं, ठीक है, ये एकदम ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, इस आपका फॉर्मूला चार्ट जो है ना, उसके अंदर एक आगे एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, वो पता है क्या है, कभी कभी क्या करते हैं वेंचुरीमीटर कुछ अलग तरह का होता है, उसमें यहाँ पर जो होता है इसके अंदर लिक्विड में वो मर्क्यूरी भरा रहता है, यहाँ पे मर्क्यूरी भरा रहता है, मतलब इस ट्यूब में ऊपर ऊपर मर्क्यूरी रहता है, नीचे जो भी पाइपलाइन हो लेकिन ऊपर ऊपर मर्क्यूरी रहता है, यहाँ भी ऊपर ऊपर मर्क्यूरी रहता है। अब मर्क्यूरी रहता है तो फिर यहाँ पे जो है ना, इसका जो ये आएगा ना, ये वाला ये मर्क्यूरी वाला आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आ जाएगा, फिर वहां पर वो डेंसिटी ऑफ रो रहेगा, फिर पता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी नीचे यहाँ आएगा और डेंसिटी वो नीचे आएगा लिक्विड का जो है, तो ये कोई खास बात नहीं है। ये तो आपका वेंचुरीमीटर का होगा। अब मैं आपको पिटॉट ट्यूब के बारे में बताता हूँ। पिटॉट ट्यूब एक बहुत सिंपल अरेंजमेंट है, शायद इससे ज़्यादा इजी अरेंजमेंट है, आपको लगेगा मजा आएगा। तो देखिए देखिए पिटॉट ट्यूब क्या होती है, कुछ नहीं होती। पिटॉट ट्यूब बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट होता है, एक एल शेप्ड ट्यूब होती है, बस उसी में नाम चल जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये आपका एक पाइपलाइन बह रही है, मतलब पाइपलाइन में पानी बह रहा है, कुछ भी बह रहा है, एनी लिक्विड। अब आपने पिटॉट ट्यूब क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा हम हल्का सा छेद करते हैं, इसमें एक ट्यूब डाल देते हैं, और ट्यूब ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आकर के थोड़ी ये यूं घूम जाती है ट्यूब, बस 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 इतनी सी, यही पिटॉट ट्यूब है, यही पिटॉट ट्यूब है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि ये पिटॉट ट्यूब में ये जो यहाँ से लिक्विड आ रहा है ना, फ्लूइड फ्लो, तो ये फ्लूइड यहाँ आकर के इसमें घुस जाता है, घुस जाता है, घुस जाता है, और ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, यहाँ तक आ जाता है फ्लूइड। ये जो हाइट है ना, ये हम पता कर लेते हैं, दिस हाइट इज h, ठीक है ना, बस ये दो चीजें हम पता कर लेते हैं। अब देखिए एक तो क्या होता है, हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, है ना, ये ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये वाला यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट, बस इन दोनों पॉइंट्स में बड़ा अंतर है। मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। यस, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो रियल में फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है, रियल में फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट पॉइंट बी, इट इज जीरो। बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल फ्लूइड की जीरो वेलोसिटी के साथ बी पॉइंट पर। चलिए मिला, अब मैं इस पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करूंगा दोनों पॉइंट्स पर। तो देखिए ए और बी दोनों पॉइंट्स पर मैं बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, पी ए अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू पी बी अपॉन रो जी प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2g। ये है असली बात, असली बात ये है ना। हाँ अब देखिए पी बी जो है और वो क्या है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2g, इट इज इक्वल टू पी बी अपॉन रो जी माइनस पी बी अपॉन रो जी। आप चेक करें, ठीक है ना। अब मैं ये पी सॉरी पी ए पी बी, हाँ
क्योंकि पीबी पर जो है ना वेलोसिटी जीरो है। तो देखिए वीबी वीए इज इक्वल टू वी फ्लो इज ग्रेटर देन वीबी, इट इज जीरो। अभी अभी हमने आपको बताया कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब पीबी ज्यादा है, पीबी ज्यादा है। तो देखिए पीबी ज्यादा है तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ जाए, पीबी ज्यादा तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाए। कितना ऊपर चढ़ा, एच ऊपर चढ़ गया। तो मैं कहूंगा पीबी माइनस पी ए अपॉन रो जी। तो ये आ गया एच रो जी अपॉन रो जी, ये आ गया एच केवल बस। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh। इसका मतलब आपका जो फ्लूइड वेलोसिटी, ये फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो केवल 2gh है। देखिए कितना आसान है, आपको कोई एरिया कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, कोई दो जगह एरिया वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, v इक्वल टू 2gh आ गया, राइट। इसको कहते हैं पिटॉट ट्यूब। इसका नाम क्या है, पिटॉट ट्यूब, पिटॉट PTOT, पिटॉट ट्यूब। हाँ जी, है ना। इस पिटॉट ट्यूब के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं पिटॉट ट्यूब के क्वेश्चंस। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। चलिए अब मैं बात करूंगा टोरिसेलीज थ्योरम, ठीक है। देखिए टोरिसेलीज थ्योरम, टोरिसेलीज थ्योरम, है ना। टोरिसेलीज थ्योरम, इसमें ई नहीं है, टोरिसेलीज थ्योरम। देखिए टोरिसेलीज थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए दिस थ्योरम स्टेट्स, हाँ, टोरिसेलीज थ्योरम स्टेट्स ना, तो टोरिसेलीज थ्योरम स्टेट्स दैट टोरिसेलीज थ्योरम स्टेट्स दैट velocity of efflux from a water reservoir from a water reservoir, ध्यान दीजिए, states that velocity of efflux from a water reservoir from a hole at depth y, at depth h, at depth h, from water surface, is equal to the velocity of stone, uh, uh, at height of drop h, हाँ, ये बात समझने की कोशिश करिए। टोरिसेलीज थ्योरम स्टेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम अ वाटर रिजर्वॉयर, फ्रॉम अ होल, थ्रू अ होल कर दो इसको, फ्रॉम की जगह थ्रू अ होल at depth h from water surface is equal to the velocity of stone at height of drop height of h, है ना। at a height of h velocity of stone, एक काम करो इसको ऐसे लिखिए, velocity of stone equal to the velocity of stone at ground if dropped from height h। देखिए ये वाला सीन है, ये बड़ा ही मतलब जैसे अपन ने पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका तो एच हाइट ड्रॉप किया तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी ना एच हाइट ड्रॉप पर 1/2gh होती है, सब जानते हो आप।
किसी भी स्टोन को आप अगर एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पर जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है, यही यहाँ पर होता है। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप डायग्राम को देखना। ये वाटर रिजर्वोयर है, वाटर रिजर्वोयर यानी बहुत बड़ा पानी का टैंक है साहब। हाँ जी, वाटर रिजर्वोयर का मतलब होता है बहुत बड़ा पानी का टैंक है। ये इसका वाटर सरफेस है, इसको कहते हैं वाटर सरफेस। देखिए वाटर सरफेस इसको नहीं कहते हैं, ये बॉटम है साहब, दिस इज नॉट वाटर सरफेस, बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट वाटर सरफेस, दिस इज द बॉटम। वाटर सरफेस वहां है। वाटर सरफेस से आप एच डेप्थ ले लीजिए, कितनी डेप्थ ले लीजिए, एच डेप्थ। अब इस एच डेप्थ पर यहां आप एक छोटा सा होल बना दीजिए। जब छोटा सा होल बना देंगे तो वाटर का एक जेट जो है यहां से निकलेगा, वाटर विल फ्लो, ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे जाएगा वाटर, जाएगा यस। अब देखिए ये जो वाटर फ्लो ऐसे जाने वाला है तो इसकी यहां पर जो वेलोसिटी है ना वो अंडर रूट 2gh होगी। इस जगह पर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट 2gh होगी। ये टोरी-शैलिस थ्योरम है। मैं इसको प्रूव कर दूं, बहुत आसान है प्रूव करना। आप ऐसा करिए, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट ले लो, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउट, बी पॉइंट ले लीजिए यहां पर। तो वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, one point is A and other point is B. Point A is inside the water at depth h. Point B is outside the reservoir, just at the out of orifice. है ना, वो जो छेद है उससे बाहर। So we have taken point A inside the water at depth h from the water surface, and the point B is taken exactly outside the orifice. That is there, right? है ना? अब देखिए मैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूँ, देखो तो मैं अप्लाई करूंगा बर्नौलीज थ्योरम। पी ए, प्रेशर एट ए, बताइए प्रेशर एट ए कितना है। तो प्रेशर एट ए बता रहा हूं मैं, प्रेशर एट ए है पी नॉट प्लस एच रो जी अपॉन, ये वैल्यू क्या होती थी इसकी, पी अपॉन रो जी होती थी ना, पी अपॉन रो जी प्लस ए पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है जी, 0/2g, इट इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट आपका ये है अपॉन रो जी, अपॉन रो जी। हाँ, क्योंकि बाहर तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वेलोसिटी है आपकी v²/2g। आप कैलकुलेशन करिए, देखिए पी नॉट से आपका पी नॉट चला गया पूरा का पूरा, और h से h बच गया, ये 2g यहां बच गया, देयरफॉर v comes out to be under root 2gh, it is very clear, ये आपका v आ गया। अब आप देखिए आपके पास में ये वेलोसिटी आ चुकी है अंडर रूट 2gh, और जैसे ये वेलोसिटी आ चुकी है ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं कहूंगा कि अगर ये वेलोसिटी आ चुकी है, इसकी पूरी हाइट अगर कैपिटल H हो, कंप्लीट हाइट अगर कैपिटल H हो, अगर कैपिटल H हो, तो दिस हाइट क्या बचेगी भाई, बाकी की बचेगी कैपिटल H माइनस H, ये बचेगी। तो ये टाइम ऑफ फॉल क्या बचेगा यहाँ पर, टाइम ऑफ फॉल ये बचेगा, मैं बता रहा हूँ, टाइम बचेगा आपका, टाइम ऑफ फॉल बचेगा 2s मतलब डिस्प्लेसमेंट h माइनस s अपॉन g, 2s अपॉन a होता है तो 2h अपॉन g, 2h, ये टाइम ऑफ फॉल बनेगा यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं इस पॉइंट से इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहूं तो रेंज इज, व्हाट इज द रेंज, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड है अंडर रूट 2gh, टाइम कितना है, टाइम है 2 कैपिटल H माइनस H अपॉन g, ये टाइम है। तो देखिए आपका हॉरिजॉन्टल रेंज जो आया है ना, ये एक तरीके से आ गया है 4h इंटू H माइनस H, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया है, 4 आ गया, करेक्ट है ना। आप चाहे तो इस 4 को आउट ले सकते हैं, जैसा कि
ये आप h माइनस एच, इट इज वेरी इजी, ये आपकी रेंज आ गई। चलिए अब अपना क्वेश्चन है व्हाट विल बी हाइट ऑफ स्मॉल एज सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स मैक्सिमम, है ना। सो व्हाट शुड बी height as so that horizontal range becomes maximum। मैक्सिमम चाहिए हमको हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं बताऊं इसका तरीका क्या है। इसका तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आप क्या करें, इसको h से डिवाइड करते हैं, dr अपॉन dh करते हैं। तो देखो वो सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट है जी, वो लगाइए आप। तो मैं बताऊं क्या करेंगे आप करिए dr अपॉन dh इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। हाँ डिफरेंशिएट करो dr अपॉन dh, तो you just differentiate the expression of the range with respect to small h, because you have to find out that value of small h for which the range will be maximum. So as per the maximum minima theorem, you have to differentiate this r with respect to h, you will get, and then you put it 0। आप करिए, अपने आप करिए, मैं नहीं करूँगा, है ना, ये आप करिए। अगर आपको पूछना हो तो आप देख लेना, जो भी है वो आप बात की बात है। स्मॉल h इक्वल टू h बाई 2 h बाई 2 आने का मतलब है अगर आपने इसको h बाई 2 पर छेद किया तो आपकी रेंज मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम जाएगी। देखो मैं बताऊं आपको सच्ची सच्ची बात, ये जो मैंने यहाँ होल कर रखा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली h बाई 2 पर ही कर रखा है ना। हाँ h बाई 2 पर किया है, बाई चांस, बाई चांस। अगर मान लो होल यहाँ होता तो, होल यहाँ होता तो पता क्या होता, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती, बहुत कम होती। अगर ये होल यहाँ होता तो ये वाटर लेयर, ये वाटर ऐसे आके गिर जाता, यहाँ आके गिर जाता, मतलब बहुत कम दूरी जाता, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी ही कम होती। ओके, अगर ये होल यहाँ होता तो क्या होता, इसकी स्पीड तो कम होती, वो सॉरी स्पीड तो तेज होती, स्पीड तो तेज होती, लेकिन पता है क्या होता, तेज स्पीड होने के बावजूद भी ये बहुत पास नहीं गिर जाता, बहुत पास नहीं गिर जाता। क्यों, क्योंकि इसकी जो है टाइम कम होता। आप देखो रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी ज्यादा होना पर्याप्त नहीं है, टाइम भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत कम आ रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। गॉट द पॉइंट। तो ये आपका जो है ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपका, तो इसमें मैक्सिमम आपका तभी आएगा जब ये इतना होगा। अच्छा चलो एक बार r इक्वल टू आप h बाई 2, ये h इक्वल टू h बाई 2 रख करके r की वैल्यू बताओ कितनी है। हाँ एक बार r की वैल्यू निकालते हैं, r m a x मैक्सिमम इक्वल पुट h इक्वल टू h बाई 2, h बाई 2 यहाँ भी h बाई 2 किया तो ये h बाई 2, h बाई 2 और ये आ जाएगा पूरा, तो ये r इक्वल टू h क्या जाएगा मैक्सिमम। देखो जी h बाई 2 मेरे को लगता है h ही आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, है ना, r मैक्सिमम h भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, थ्रस्ट ऑफ रिफ्लक्स। चलो वो तो मैं कर ही देता हूँ यहीं पर, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं। थ्रस्ट ऑफ रिफ्लक्स, देखो जी बात ये है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमारी नेचर का जो है ना फंडामेंटल लॉ है, और ये लॉ हर जगह लगता ही लगता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए कैसे, है ना। तो आप देखिए अगला टॉपिक है थ्रस्ट ऑफ रिफ्लक्स, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी काफी है। जैसे मान लो मेरे पास में एक टैंक है, मेरे पास एक टैंक है, टैंक में मैंने पानी भर दिया, टैंक में पानी भर दिया, अब यहाँ पर मैंने पहिए लगा दिए टैंक के, मतलब टैंक क्या बना दिया मैंने, एक गाड़ी बना दी, कार। हाँ जी, स्मूथ पहिए, स्मूथ पहिए लगे हुए हैं, नो फ्रिक्शन, है ना। इसमें पानी भराया था जोरदार, यहां पर ये इसकी डेप्थ मान लो h, h डेप्थ मान ली, राइट। अब हमने अभी ये सब कुछ शांति पर है, सब शांत है, मतलब कुछ भी हमने अभी इसके अंदर किया नहीं है। ये गाड़ी यहां खड़ी है, पानी भरा है, फुल है टैंक h हाइट तक,
टैंक में कोई हलचल नहीं हो रही है, शांति प्रिय स्थिति है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा होल बना देते हैं। होल बनाते ही इसमें से पानी निकलेगा। ये जो पानी निकलेगा भैया, इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। ये पक्का? अगर h डेप्थ है तो होगी, राइट। ये ठीक है। अब मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं जानना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये पानी यहां से निकलेगा ना, जैसे ये पानी यहां से निकलेगा वैसे ये टैंक पीछे की तरफ दौड़ना शुरू करेगा। ये तो क्या एक्सीलरेशन होगा उसका, टैंक का एक्सीलरेशन चाहिए कि विथ व्हाट एक्सीलरेशन टैंक विल बी मूविंग बैकवर्ड। तो देखिए बहुत आसान है, मुझे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, होल का एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊं थ्रस्ट क्या होता है, इसका फोर्स कितना होता है, मैं फोर्स बता देता हूं। फोर्स होता है साहब dp/dt, हमेशा ही फोर्स ये होता है dp/dt। अब देखना जरा dp/dt क्या होता है, d/dt, p की जगह मैं लिखूंगा mv, मैं v को बाहर निकाल देता हूं क्योंकि v कांस्टेंट क्वांटिटी है, dm/dt, ध्यान देना d/dt। अब m को मैं लिखूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम को मैं लिखूंगा ax रो, ये होता है। अब देखिए v, a रो को मैं बाहर ले आता हूं और dx/dt लिख देता हूं, dx/dt को मैं v लिख देता हूं, तो आप सोचो क्या होने वाला है, ये होने वाला है v² a, ये आपका फोर्स आ गया साहब, फोर्स आ गया। अब फोर्स आपके पास में आ चुका है v² a, इसको मैं कहूंगा कैपिटल M इंटू ए इज दी, सॉरी इसको एक्सीलरेशन का कुछ वो रखो, एक्सीलरेशन स्मॉल ए मान लो यार, है ना। दिस ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द होल, है ना। हाँ, तो आपका एक्सीलरेशन जो आएगा ना वो m/m आएगा, पूरे कंटेनर का आएगा ये, तो v² a ρ/m, ये आपका एक्सीलरेशन आएगा। दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट ऑफ इफ्लक्स, है ना। हाँ, इस फोर्स का नाम है थ्रस्ट ऑफ इफ्लक्स, ये जो फोर्स है दिस इज थ्रस्ट ऑफ इफ्लक्स, राइट। अब इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विस्कोसिटी का, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, फिर उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर, पाइजोलिज इक्वेशन, ये सब बातें करेंगे हम, राइट। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा विस्कोसिटी। तो देखिए विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी इज एक्चुअली इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड लेयर्स, है ना। तो विस्कोसिटी इज एक्चुअली इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। देखो एक बहुत कॉमन सी बात बताता हूँ आपको, कभी कभी हम चाय बनाते हैं चीनी डालना भूल जाते हैं, फिर क्या करते हैं, चाय बनाई चीनी डालना भूल गए तो हम क्या करते हैं ऊपर से चीनी डाल देते हैं, फिर हम हिलाते हैं, है ना, हिलाते हैं। हिलाने पर क्या होता है, हिलाने पर देखो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। हिलाने पर चाय हिलती है पूरी, फिर आप छोड़ देते हो थोड़ी देर के अंदर चाय वापस स्टेगनेंट हो जाती है। कोई भी लिक्विड आप बाल्टी में पानी लो, पानी लीजिए और हाथ डाल के उसको जोर से हिला दीजिए, आजकल सर्दियाँ हैं थोड़ी सी, है ना, गर्म कर लेना पानी, ठीक है। तो पानी डाल करके उसको हिलाइए जोर से, हिलाएंगे जोर से तो पानी हिलेगा, फिर थोड़ी देर में छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ेंगे थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, राइट। चलिए ये आपका क्या हुआ, शांति कैसे आएगी, ये शांति आई बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, विस्कोसिटी इज एक्चुअली इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, ओके। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन और बताता हूँ। रिवर है ना, रिवर यानी कोई रिवर फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ पर आपका डैम फ्लो हो रहा है, ये क्या बोलते हैं नहर, नहर है बह रही है, इस नहर पे जाके देखो पानी को, कभी कभी ध्यान से देखना पानी को,
नहर पर जो पानी बहता है। एक्चुअली नहर में जो पानी बहता है ना, अगर उसे आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे ना बहुत सावधानी से, तो किनारे वाला पानी जो है उसकी स्पीड लगभग लगभग नेग्लिजिबल स्मॉल होती है, और बीच वाला पानी बहुत तेज बह रहा होता है, एकदम बीचों बीच पानी की स्पीड बहुत तेज होती है, किनारों वाले पानी की स्पीड बहुत कम या नेग्लिजिबल स्मॉल होती है। तो देखिए हालात क्या होता है, हालात क्या होती है, किनारे वाला पानी बहुत स्लो चलता है, बाद में ये स्पीड ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे किनारे से दूर चले जाते हैं आपके पानी की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे बढ़ जाती है। आप देखिए, अगर मैं इसका जो है ना एक तरीके से इसकी शेप बनाऊं पूरी कंप्लीट, तो ये लगभग इस तरह से हो जाता है, पैराबोलिक शेप आती है। आई एम नॉट वेरी परफेक्ट मतलब ड्राइंग में, तो ऐसा होता है शेप, राइट। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो एकदम बैंक्स पर जो वाटर है उसकी वेलोसिटी लगभग लगभग जीरो होती है, इसीलिए तो किनारे गीले होते हैं। आप देखिए पाइपलाइन के अंदर जब पानी बहता है तो जो पानी पाइप के कांटेक्ट में होता है वो नहीं बहता है, इसीलिए पाइप गीला होता है। हाँ, ये पाइप गीला क्यों होता है साहब? पता है पाइप गीला क्यों होता है? क्योंकि पानी चिपक जाता है। पानी कौन सा चिपकेगा? जो पाइप की दीवार के पास होगा। पाइप की दीवार वाला पानी जो होता है, पाइप की दीवार, जैसे पाइप में से पानी बह रहा है, आपके पास घर में पाइप होता है? प्लास्टिक के पाइप से आप कई बार सफाई करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं पाइप से, मैं उस पाइप की बात कर रहा हूँ। तो वो जो पाइप है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सूखा है। अब आपने एकदम से नल में लगाया, चालू किया, अब वो पाइप अंदर से गीला हो गया, उसकी दीवारें गीली हो गई। सवाल ये उठता है दीवारें गीली क्यों हुई? दीवारें इसलिए गीली हुई कि साहब वहां पर पानी की वेलोसिटी जीरो थी। अगर वहां पानी की वेलोसिटी जीरो नहीं होती ना, अगर वहां पानी की वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो क्या बात कर रहे हो, दीवार गीली नहीं होती, पाइप गीला ही नहीं होता, अंदर से सूखा का सूखा रहता। लेकिन वहां वेलोसिटी जीरो है इसलिए पाइप गीला हुआ है। चलिए anyway, वो एक अलग बात है। अब हम जरा यहां पे बात करते हैं कि मैं इसकी फ्लूइड लेयर्स ले लेता हूं, बहुत सारी लेयर्स है ना। तो मान लो कि दो लेयर्स हैं, ये मैं ऐसे ले लेता हूं, दीज आर टू लेयर्स, और इन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस dy है। इन दोनों लेयर्स का कांटेक्ट एरिया a है ना, मतलब a एरिया है जिससे वो आपस में कांटेक्ट में है, राइट। हाँ जी, डी। अब ये dy है, ये a है ना। तो अब मुझे इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, है ना, विस्कस फोर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। देखिए ये न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, बेटा न्यूटन का फॉर्मूला ये होता है F इक्वल टू ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई, ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई। एक मिनट जरा, ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई, ये एफ होता है बिल्कुल। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये ईटा ए डीवी अपॉन डी वाई है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो ईटा है ना, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज व्हाट, मैं यहां लिख देता हूं, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका नाम है। ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, एरिया ऑफ कांटेक्ट, area of contact, area of contact between two adjacent fluid layers, area of contact between two adjacent fluid layers, adjacent fluid layers, area of contact between two adjacent fluid layers. dy is what, dy is distance between the
एडजेसेंट लेयर्स। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डी, डी मतलब वो वाली एडजेसेंट लेयर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, डी एडजेसेंट लेयर्स। आप ध्यान दीजिए, डी वाई इज डिस्टेंस बिटवीन दी एडजेसेंट लेयर्स। अब जब ये सब चीजें हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एफ इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। तो चलिए अब जब ऐसा है तो मैं यहाँ पे ईटा लिखूंगा, आप चेक करना, एफ अपॉन ए डी वी अपॉन डी वाई, सॉरी डी वी अपॉन डी वाई। आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये डी वी अपॉन डी वाई है ना, इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। द नेम ऑफ डी वी अपॉन डी वाई इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, डी वी अपॉन डी वाई, सॉरी डी वी अपॉन डी वाई, it is velocity gradient। देखिए velocity gradient, dv upon dt is velocity gradient, है ना। अब आप ईटा को जरा चेक करेंगे कि क्या है ये। देखो ईटा की मैं डायमेंशंस बता रहा हूँ आपको, वैसे डायमेंशंस हम बता चुके हैं पहले, लेकिन आज दोबारा बता रहे हैं। तो ईटा चेक करना जरा, f upon a dv upon dy, f है आपका फोर्स m1 L1 T माइनस टू, ए है आपका एरिया L2, dv अपॉन dy, dv अपॉन dy देखना, dv को मैं कहूंगा L1 T माइनस वन और dy को मैं कहूंगा L1, करेक्ट। अब आप चेक करो जरा क्या आने वाला है। ईटा आने वाला है m1 L माइनस वन T माइनस वन। ये जो ईटा वाली बात है इसको हम पढ़ चुके हैं यूनिट डायमेंशन के अंदर, बिल्कुल। तो देखो इसकी यूनिट क्या आने वाली है, इसकी यूनिट आने वाली है m1 यानी किलोग्राम, है ना, L1 यानी पर मीटर, T माइनस सेकंड, ये इसकी यूनिट आने वाली है। आप पता है इस यूनिट को क्या बोलते हैं, इस यूनिट को बोलते हैं पोइजूली, है ना। हाँ, इस यूनिट को बोलते हैं पोइजूली। देखिए पोइजूली, है ना, आई आएगा यहाँ पे पोइजूली, ये इस यूनिट का नाम है ना। अब देखिए मैं कहूंगा वन पोइजूली, वन पोइजूली, प्लीज लुक एट द स्पेलिंग, वन पोइजूली इज 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोग्राम इज 10 रेज़ पावर 3 ग्राम, per meter is 10 raised to power 2 centimeter second. So this will come gram per centimeter per second, and ultimately it is 10 points. तो मैं कहूंगा कि वन पॉइज है ना, वन पॉइज इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस वन पॉइजली। ये आपने पॉइज की मतलब इसकी वो हो गई। मैं अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, दैट इज हुक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। Hooke's law of viscosity। ये एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। और क्या कहते हैं हुक साहब कि जब किसी बॉल को किसी फ्लूइड के अंदर चलाया जाता है, कि कोई फ्लूइड है उसमें बॉल चल रही है, बॉल चल रही है। देखिए अगर मान लीजिए ये बॉल है और इस बॉल की रेडियस r है और ये बॉल जो है किसी फ्लूइड के अंदर चल रही है, बॉल फ्लूइड के अंदर चल रही है और बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड v है ना। तो v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को रेस्ट पे माना गया है। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, ये कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड रेस्ट पर है, फ्लूइड रेस्ट पर है, बॉल चल रही है। जब बॉल अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो इस पर विस्कस फोर्स इधर लगता है, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल एज पर स्टोक्स लॉ
इट इज 6 पाई ईटा आर वी। ये आपका विस्कस फोर्स आएगा 6 पाई ईटा आर। ये आपको याद रखना है ना। हाँ, इसका डेरिवेशन और जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ ड्रॉप इन ए ओशियन। समुद्र में डाल दिया, फिर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हम बात करेंगे, राइट। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है एक्चुअल में, मैं आपको समझाता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो कोई पाइप है, बहुत बड़ा पाइप है, उसमें कोई लिक्विड भरा है, या कोई समुद्र है, ओशियन है, उसमें पानी है ना। तो जैसे मान लो ये पानी है, बहुत गहरा है, ये पानी कहीं भी हो सकता है ना? कोई बहुत बड़ी पाइपलाइन हो सकती है, कोई समुद्र हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमने ये पानी है, अब मैं इसको यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये बॉल है साहब, इसको एग्जैक्ट मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब जब हम बॉल को सरफेस ऑफ वाटर से ड्रॉप करेंगे तो इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है। अब ये वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी, बॉल यहाँ आएगी, किसी भी पॉइंट पर जब ये बॉल होगी तो इसका एक तो वेट होगा साहब इस दुनिया में, एक इस दुनिया में बॉयंसी फोर्स होगा बॉयंसी फोर्स बिल्कुल, और एक फोर्स होगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स जो है ना, ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिए होता क्या है धीरे धीरे कि ये mg के कारण नीचे आता रहता है। mg बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज, बहुत ग्रेटर होता है, ये आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। कहीं किसी डेप्थ पे जा करके वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, वेलोसिटी इतनी ग्रेट हो जाती है कि बिकॉज ऑफ दिस हाई वेलोसिटी विस्कस फोर्स इज बिकमिंग वेरी वेरी हाई एंड बिकम्स इक्वल टू mg एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस। जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगा, देन वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। सपोज दिस इज द position where equilibrium is established, then now the velocity will become fixed and this velocity that is constant, it is called terminal velocity। एक बार बात को वापस से समझ लीजिए। एक बॉल है हमारे पास, हमने बॉल को ड्रॉप किया है, बिकॉज ऑफ वेट बॉल इज कमिंग डाउन। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। विस्कस फोर्स बढ़ते 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 एक ऐसा हाल खड़ा होता है, एक ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, ऐसे हालात खड़े होते हैं जब ये बॉल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 होते ही टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपको मैं बता दूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल पर्पस। हाँ, स्कूल के अंदर टीचर जरूर पूछता है ये वाली बात, 99% टीचर पूछते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप कर लीजिएगा। हाँ देखिए मैं कर रहा हूँ इसका, तो आप देखो क्या होने वाला है। वेट mg तो डाउनवर्ड है ना। तो देखिए फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल। तो सबसे पहला फोर्स है वेट, वेट इज mg, mg इज 4/3 पाई r क्यूब रो, इसको d बोल दो, d जी, d इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल and it is downward, okay। buoyancy force is 4/3 pi capital R cube rho g, it is up, d is the density of the material of ball, rho is the density of the material of liquid, right। ये आपका आ गया। अब हम बात करते हैं उसका, ये वाला F viscosity is 6 pi eta r
V. When V is equal to V terminal, T माने टर्मिनल, टर्मिनल वेलोसिटी, ये डेफिनेशन है टर्मिनल वेलोसिटी की कि उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये फोर्स अपवर्ड लगेगा साहब। अब अपवर्ड फोर्स को आप इक्वेट कर दीजिए डाउनवर्ड फोर्स के। तो देखिए मैं कर रहा हूं 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा कैपिटल आर लिखो ना इसको, वो कुछ भी लिख दो यार, आपने रेडियस क्या लिए, कैपिटल आर लिए स्मॉल आर लिए, जो मर्जी हो, कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर, वी टर्मिनल अपवर्ड फोर्स है ना, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब d माइनस रो इंटू जी। आप चेक करिए, एक्चुअली पता है क्या किया मैंने, ये अपवर्ड फोर्स था, ये अपवर्ड फोर्स था, दोनों को जोड़ना था यहाँ पे, है ना, दोनों को ऐड करना था, इसको ऐड करना था और उसके इक्वल करना था। अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो व्हाट आई डिड, I wrote this viscous force in this direction, in this side, left side, और बाकी मैंने राइट साइड पे रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, मेरे को कॉमन दिख रहा था तो मैं थोड़ा लालची हो गया और मैंने वहीं पे कॉमन करके लिख दिया, एक स्टेप उड़ा दिया। समझदार है सब, अच्छे बच्चे हैं ना, सब जानते हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं जरा इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ, है ना, आप लोग देखना, आई कैन डू एनी मिस्टेक, मैं घोटाला कर सकता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। मैं लिख रहा हूँ 2/9, 2/9, उधर आर स्क्वायर आएगा ना, आर स्क्वायर 2/9 आर स्क्वायर ईटा आएगा, है ना, ईटा डी माइनस रो इंटू जी। एक बार चेक करना दे, ऐसा है क्या, यहाँ पे देखिए 2/9 आर स्क्वायर जी है, डी माइनस रो है, ईटा है, ठीक है। तो ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। ये टर्मिनल वेलोसिटी आने के बाद में फिर इसी वेलोसिटी से ये जो बॉल है ये परमानेंटली मूव करेगी, करेक्ट। फिर ये बस चलती रहेगी उसी स्पीड से। एक आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, न तो आपके कंपटीशन वाले सिलेबस में है, इसमें है, लेकिन कुछ किताबों के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं तो कहीं आप अटक में गए, इसलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। उसका डेरिवेशन भी हम नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी कुम्बरसम, थोड़ी मैथमेटिक्स ज़्यादा है। हाँ, ये तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल जो कि बड़े आराम से आ गई, लेकिन इन बिटवीन जब यहां से चला तो किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी। तो किसी टाइम पर जो वेलोसिटी होगी इसको आप नोट कर लीजिए, ये आएगा वी टी कॉमन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है आपके फॉर्मूला टाइप में दी हुई है, ठीक है। वो आप वैल्यू जो है 9 पाई ईटा अपॉन 2 रो आर स्क्वायर 2 डी बी डी रो 2 डी रो आर स्क्वायर है। ये हमारा डी जो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉल है और रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये आपका के है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा आता है, ये देखिए ग्राफ कैसा आएगा। आप यहां पे पुट करिए t इक्वल टू 0, व्हेन विल यू पुट t इक्वल टू 0, व्हेन यू विल पुट t इक्वल टू 0 देन इट हैपेंस लाइक दिस। t इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो देखिए आपको t इक्वल टू 0 पुट करते ही v इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन t इक्वल टू जब आप इंफिनिटी पुट कर देंगे तो v इक्वल टू v टर्मिनल आ जाएगा। हाँ, t इक्वल टू इंफिनिटी मतलब अल्टीमेट। तो देखिए अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो इट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्राफ लाइक दिस एंड फाइनली इट विल बिकम कांस्टेंट। सो ये जो है ना इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर एंड पाइजोलीज इक्वेशन, ठीक है, और इसके साथ ही आपका ये फ्लूइड वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए जी, हाँ जी, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। एक्चुअली में रेनॉल्ड्स नंबर क्या है कि जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट जो हैं, उन लोगों ने फ्लूइड फ्लो के लिए एक
नंबर जो है ना डिड्यूस किया है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर डिसाइड करता है कि वेदर द फ्लो इज लेमिनार और टुर्बुलेंट। अगर फ्लो लेमिनार है तो हम फिजिक्स के सारे रूल्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं, टुर्बुलेंट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन जनरल हमारी लाइफ में, इंडस्ट्रीज में और सब जगह हम टुर्बुलेंस नहीं चाहते हैं। तो इसलिए रेनॉल्ड नंबर उन्होंने एक डिसाइड किया है कि भाई ये अगर नंबर है, इतना है तो लेमिनार है, और इससे ज़्यादा है तो टुर्बुलेंट है, इसके बीच में है तो थोड़ा सा मिक्स है। तो देखिए मैं बताता हूँ रेनॉल्ड्स नंबर का आपको, ये चीज़ जो है ना रेनॉल्ड्स नंबर, देखो आर इक्वल टू, ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, रो वी डी अपॉन ईटा। ये मैंने डी को जानबूझ के कैपिटल डी लिखा है, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो है ना डी को डेंसिटी ऑफ वो मान लिया था, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए किसी तरह का। यहाँ पे बॉल वगैरह नहीं है साहब, यहाँ केवल एक पाइप लाइन है। मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये पाइप लाइन है, या मान लो एक रिवर है, या कुछ भी है ना, जिससे फ्लो हो रहा है, तो ये आप इसको कह सकते हैं डायमीटर। अगर पाइप है तो डायमीटर बोल दो, और अगर मान लो पाइप नहीं है तो उसकी ब्रेथ बोल दो, है ना, फ्लो। तो इट इज ब्रेथ ऑफ द फ्लो। हाँ, तो कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ पाइप और ब्रेथ ऑफ फ्लो, आप ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। तो ऐसा बोलने के बाद में आपका जो है ना, ये v तो स्पीड है, v तो आपका स्पीड है, इसलिए कोई बात ही नहीं है। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन है। अब मैं कहता हूं अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो इसको हम लेमिनार कहते हैं, फ्लो इज लेमिनार, लेमिनार अगर 2000 से कम है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है तो इट विल बिकम टुर्बुलेंट, दैट वी डोंट वांट, नेवर वांट, है ना, टुर्बुलेंट फ्लो। ये हाईली रिस्की होता है। अच्छा, 2000 से 4000 के बीच ये मिक्स है, मतलब वी कैन नॉट डिफाइन दैट वेदर इट इज लेमिनार और टुर्बुलेंट, है ना। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इस रेनॉल्ड्स नंबर का जो है डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 p0, नो डायमेंशन, राइट। ये आपके पास में आ गया रेनॉल्ड्स नंबर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आगे बात करूंगा पॉइजोलीज इक्वेशन। एक्चुअली ये पॉइजोलीज इक्वेशन जो है ना, ये फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करती है, फ्लूइड फ्लो की रेट को डिफाइन करती है। ये पॉइजोली साहब ने डेवलप किया काफ़ी, इसका डेरिवेशन वगैरह आपके कोर्स में नहीं है। वैसे तो ये इक्वेशन भी आपके जो है ना सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, जैसे ये मान लो आपका पाइपलाइन है, ये आपकी पाइपलाइन है, करेक्ट। मान लीजिए इस पाइपलाइन की लेंथ जो है वो एल है, ओके, और इसकी एक्सिस ये है, मान लो पाइप की, ये इसकी रेडियस है, करेक्ट। ये आपका सपोज पॉइंट ए है और ये सपोज पॉइंट बी है। फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसका मतलब ये है कि प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, दैट्स व्हाई फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है तो सर्टेनली प्रेशर ज्यादा है ए पर, तो प्रेशर एट ए इज सर्टेनली ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, एंड दैट्स व्हाई इट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो डेल्टा पी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा पी को हम चेंज मतलब डिफरेंस कहते हैं, प्रेशर डिफरेंस, दैट इज पी ए माइनस पी। एक तो ये हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो,
dv अपॉन dt, कैपिटल dv अपॉन dt, इसको कहेंगे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। थोड़ा सा आप इसको पकड़ने की कोशिश करिए, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। इसको पता है कहते हैं फ्लो करंट। करंट, हाँ, ये फिर यहाँ पे करंट की बात कर रहा हूं मैं। इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड करंट। करंट, हाँ जी, जैसे कि वहां होता था ना फ्लूइड करंट। इस डेल्टा पी को कहते हैं फ्लूइड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, डेल्टा पी इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड पोटेंशियल। फ्लूइड पोटेंशियल, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लूइड पोटेंशियल। डेल्टा पी इज फ्लूइड पोटेंशियल, है ना। अब जब ये डेल्टा पी फ्लूइड पोटेंशियल हो गया तो थोड़ा सा आप आगे बढ़े, पॉइजनीज इक्वेशन लिखें आप। तो देखिए पॉइजनीज इक्वेशन क्या है, dv अपॉन dt इज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। पॉइजनीज इक्वेशन जो है वो आप, हाँ, इसको आपको याद रखना पड़ेगा साहब, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें जो है ना रटने के लिए कहता हूं मैं, जिसमें से एक ये है 8 ईटा एल, ये आपकी रेट ऑफ फ्लो है ना। इसे हम फ्लूइड करंट कहते हैं। अब आप देखो ये फ्लूइड करंट है और डेल्टा पी क्या है, पोटेंशियल है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एज पर ओम्स लॉ, है ना, रेजिस्टेंस, फ्लूइड रेजिस्टेंस, इसको मैं कहूंगा फ्लूइड रेजिस्टेंस। फ्लूइड रेजिस्टेंस, तो फ्लूइड रेजिस्टेंस आपका हो गया है डेल्टा पी अपॉन आई फ्लूइड। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन आई फ्लूइड, तो ये आप इधर ले आओ, बाकी चीजें उधर ले आओ, तो दैट इज 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, मतलब आप देखिए कि अब आपके रेजिस्टेंस के कंसेप्ट वो क्यों काम करेंगे। अगर मान लो दो पाइप सीरीज में कनेक्ट हुए थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, दो पाइपलाइन पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1 अपॉन आर जो आएगा वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा, करेक्ट। एक बात, दूसरी बात, अगर आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बिकम R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, अगर देखिए R1 R2 अगर इक्वल होते, अगर इक्वल होते R1 R2, तो R1 R2 अगर इक्वल होते, इफ if R1 इक्वल टू R2, देन R क्या आता भैया, तो रिजल्ट आता आपका R1 अपॉन 2। हाँ, ये रिजल्ट आता R1 अपॉन 2, चेक करिए एक मिनट। हाँ, तो ये रिजल्ट R1 अपॉन 2 आता, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो ये आपका क्या था, पाइजोलिज इक्वेशन की सारी बातें आ गई। अब एक छोटी सी पॉइंट है मेटा सेंटर, वैसे कभी ये डिस्कस नहीं किया जाता, कभी पूछा नहीं जाता। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी जो है तैर रही है पानी के अंदर, ओशियंस में तैर रही है ना, तो अब क्या होता है इसमें कि अगर मान लो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है, टिल्ट कर दिया गया है, तो उसका जो सेंटर ऑफ बायोंसी होता है वो चेंज हो जाता है। ये गलती से स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, पढ़िए इस मेटा सेंटर को, फॉर्मूला चार्ट खोल करके मेटा सेंटर की डेफिनेशन पढ़िए। व्हेन अ फ्लोटिंग बॉडी इज स्लाइटली टिल्टेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, द सेंटर ऑफ बायोंसी चेंजेस। बिल्कुल, थोड़ा सा भी अगर टिल्ट करोगे आप तो आपका सेंटर ऑफ बायोंसी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ बायोंसी चेंज क्यों हो रहा है, सेंटर ऑफ बायोंसी इसलिए चेंज हो रहा है, वो थोड़ा सा जहाँ पे लगना चाहिए ना वो तो एग्जैक्टली सेंटर पे लगेगा, जो डिप वॉल्यूम है। तो अब सेंटर ऑफ बायोंसी जब चेंज होगा तो क्या होने वाला है कि पॉइंट ऑफ
intersection of the two vertical lines passing through the two positions of center of buoyancy. One vertical line through the initial center of buoyancy and another vertical line is from the new center of buoyancy. इनका पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. अगर वो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, अगर वो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो अबोव जी है, दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, उसके ऊपर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी सेफ है बॉडी, रोटेशन अभी ये इक्विलिब्रियम में, अभी कुछ टर्न वर्न नहीं होने वाला है, कोई खतरा आने वाला नहीं है. लेकिन अगर मेटा सेंटर नीचे चला गया ग्रेविटी से, फिर आपका वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, अब रिस्क पे है बॉडी जो भी है. तो ये आप मेरे से जूम सेशन में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेना. अगर कुछ बात हो तो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप जूम सेशन में डिस्कस किया करो. वीडियो बना दिया गया है, लेक्चर बना दिया गया है, ये तो ठीक है, लेकिन आपका जूम सेशन होता ही इसलिए है कि आप सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ समझ में नहीं आई है उसे वीडियो से डिस्कस कर लेंगे, है ना. वैसे तो मैं प्रयत्न ये करता हूँ कि ऐसा कुछ बचे ना जो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो में से पूछ लिया करो डाउट्स, राइट. ओके, तो इसके साथ ही अब अपना फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है ना. अब हम सरफेस टेंशन, एक छोटा सा टॉपिक है, वो करेंगे और उसके बाद में फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बिग चैप्टर, बढ़िया चैप्टर, अच्छा चैप्टर, है ना. और इसमें हमारे को लगभग 10 दिन लगेंगे. वेव मोशन इज अगेन अ बिग चैप्टर, इसमें भी हमें 10 दिन लगेंगे. यानी कि अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें, जैसे सरफेस टेंशन है, टुडे इज 13th, है ना. हाँ, तो सरफेस टेंशन जो है ना हमारा, वो मेरे को लग रहा है 15-16 तारीख तक पूरा हो जाएगा. अब सरफेस टेंशन 15-16 तारीख तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारा SHM चल जाएगा. मान लो SHM दिसंबर में पूरा हुआ, है ना, तो आपका जनवरी में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा वेव मोशन. अब हम अगर मान लो 10 जनवरी तक या 15 जनवरी तक एक बार हमारा ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर 15 जनवरी के बाद में हम 15 मार्च तक पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करेंगे. 15 जनवरी से 15 मार्च तक क्या करेंगे, 100% रिवीजन करेंगे. रिवीजन, हाँ, ध्यान दीजिएगा. और ये रिवीजन हम इस चीज़ पर ध्यान न देते हुए करेंगे कि आपके स्कूल का एग्जाम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है. एक्चुअली स्कूल एग्जाम्स को मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर स्कूल एग्जाम को हमने ध्यान रख दिया ना, तो हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा जेई मेन और एडवांस. और आपके ये 11th के स्कूल एग्जाम से भैया कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं होने वाला. इसको तो मतलब आप केवल इसलिए दिया करो कि चलो स्कूल में जाके एग्जाम दे आते हैं, खत्म, उसी में आपका काम हो जाएगा. इस एग्जाम को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. सीरियसली हम लेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे 12th बोर्ड एग्जाम. अगर 11th को हमने सीरियसली ले लिया तो ये मान के चलो कि हमने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है. हाँ, इसका कोई मतलब नहीं. हाँ, आप लीजिए यहाँ पे और कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तो हम 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक पूरा 11th रिवाइज करेंगे, 100% रिवाइज करेंगे. और फिर लगभग जो है ना मार्च के 3rd वीक में 12th क्लास का अपन पढ़ाई चालू करेंगे, राइट. तो इसलिए जो है आप एकदम रेडी रहिए.